हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 21 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले भी हम कुछ साइंस के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? एक्स कोई पौधा बताया हमें, वो क्या है? स्वपोषी, यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है वो स्वपोषी होगा। और विषमपोषी क्या होगा? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। क्या करता है? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है वो विषमपोषी या परजीवी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि एक्स क्या हो सकता है। ऐसा पहला है घटपर्णी, बात सहवाग, तीसरा दिया हुआ है अमरबेल और चार पे दिया हुआ है कवक। तो कवक तो आपको पता है क्या होता है, एक मृत जीव है, यानी ये जो अपना भोजन प्राप्त करता है मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है कवक। अमरबेल एक परजीवी होता है। अमरबेल क्या होता है? एक परजीवी होता है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। कोई पौधा हो गया, उसके ऊपर ऐसे आपने कुछ लिपटा हुआ देखा होगा, तो यानी उस पौधे से प्राप्त कर रहा है वो अपना भोजन। अमरबेल एक परजीवी हो गया। शैवाल क्या होता है? शैवाल स्वपोषी होता है। शैवाल क्या होता है? एक स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है, स्वपोषी है। ठीक है, और अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। और कवक क्या है? मृत जीवी, यानी मृत पदार्थ से अपना भोजन ये प्राप्त करता है। ठीक है, बच गया सिर्फ एक हमारा फर्स्ट ऑप्शन, घटपर्णी। तो घटपर्णी एक ऐसा पात्र है जो अपना भोजन खुद भी बनाता है और दूसरों पे भी डिपेंड रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है हमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है। क्या है? जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? जेड एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवी यानी जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। लगभग एक कोशिकीय जीव, इसमें बहुकोशिकीय भी होते हैं पर ज्यादा एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीव है हमारे। ठीक है, जीवाणु, कवक, जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होते हैं, यानी जो कहाँ उपस्थित होते हैं? मानव तथा अन्य जंतुओं में। और क्या करता है? भोजन को पाचन करने में, यानी भोजन को टुकड़ों में बांटने में हेल्प करता है। भोजन हम लेते हैं, ठीक है, उसको कौन अपघटित कौन करेगा? उसको करेगा जो हमारा जेड दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव। तो जेड क्या होगा? जेड होगा एक जीवाणु या बैक्टीरिया जो मानव तथा अन्य जंतु के आहार नाल में उपस्थित होता है और जो भोजन को अपघटित करने में, छोटे टुकड़ों में बांटने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो जेड की जगह क्या आ जाएगा हमारा? बैक्टीरिया, जीवाणु आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा सेकंड का। अब दिया है हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण शामिल होते हैं। ठीक है, अब आपको इन चरणों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि भेड़ से जो ऊन प्राप्त की जाती है कैसे कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, पहले भेड़ पे मतलब बाल होते हैं, उसी को तो कहते हैं, पहले उनकी क्या की जाएगी? भेड़ के जो बाल है उनकी कटाई की जाएगी। क्या की जाएगी? पहले कटाई की जाएगी, यानी ऊन की क्या कर दी हमने? कटाई कर दी। फिर क्या करेंगे? जो बाल हमें काटे उनको फिर क्या किया जाएगा? धोया जाएगा, फिर मार्जन किया जाएगा। ठीक है, साफ अच्छे से उनको धोया जाएगा। फिर उनको छांटा जाएगा कि कौन से स्मूथ बाल में आएंगे, कौन से हार्ड बाल में आएंगे। फिर उनकी छंटाई की जाएगी। फिर उसके बाद में छंटाई करने के बाद में उनको बेच दिया जाएगा। फिर उनकी रंगाई की जाएगी, यानी अलग अलग रंगों में उनको विभक्त किया जाएगा। तभी तो आपको पता है ऊन अलग अलग कलर की मिलती है। फिर उनकी क्या होगी? रंगाई होगी। फिर रंगाई के बाद में जब धागे एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे फिर उनको अलग अलग किया जाएगा और एक जगह उनको लपेटा जाएगा कि ये धागा यहाँ आएगा। और बाद में जो ऊन हमें मिलती है फिर क्या करते हैं हम? बुनाई करते हैं। तो ये चरण इसमें शामिल हो गए। तो ऐसा कहाँ दिया कि सबसे पहले कटाई। तो ये वाला देखिए आप, पहले कटाई एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ ए में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और एक दिया हुआ चार में, यानी ए और बी में से आएगा। फिर देखते हैं अभिमार्जन। अभिमार्जन यानी क्या किया जाएगा? उनको धोया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है।
फिर क्या छंटाई करेंगे, न कि रंगाई करेंगे। फिर छांटेंगे कौन सा अच्छा है, सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, छंटाई करेंगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सब क्रम दिए है कि पहले कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छंटाई, रंगाई, फिर लपेट कर धागा बनाना और लास्ट में बुनाई। यानी ए ऑप्शन राइट होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में। अब दिया है हमें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है। यानी एक तरफ हमें जोड़ दे दिए, हमारी बॉडी के अंदर जो जोड़ है एक तरफ तो वो दे दिए हमें, और देखा है कि ये वाले जोड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनसे हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। पहला दे दिया बाल या सॉकेट जॉइंट, कंदुक या खली का जॉइंट। बाल या सॉकेट जॉइंट कैसा होगा, जो बाल हमारा जो सॉकेट जॉइंट रहता है वो कहाँ पाए जाए, वो कंधे और जो कूल्हे की यानी जो जांग की जो हमारा जोड़ होता है वहां पाया जाता है बाल या कंदुक जॉइंट। तो कहाँ पाया जाएगा ये हमारा बाल या कंदुक जॉइंट, इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए पहले में, हाथ या कंधे में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से ही मिलेगा ये बाहरी सॉलिड कहाँ से मिलेगा, हाथ या कंधे में। यानी जो हमारा कंधा होता है उसको हम ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो इसकी इक्वालिटी है कि इसको हर डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। अब आ गया पॉइंट जॉइंट यानी दुरागर जोड़। पॉइंट या दुरागर जोड़ ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका गर्दन की। तो गर्दन को हम आगे पीछे और लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। यानी इस जोड़ की क्या खासियत होगी, इसको आगे पीछे या लेफ्ट या राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पाया जाएगा गर्दन में। अब आ गया हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ऐसा होगा जिसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। जैसे हमारा नी का हो गया, और जो कोहनी का जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट आएगा, यानी एल्बो में पाया जाएगा। तो ये 3 मिल जाएगा 4 से। अब आ गया फिक्स या अचल जोड़, यानी जिसको हिलाया विलाया नहीं जा सकता, फिक्स होगा। तो फिक्स कहाँ होता है, जबड़े के जो हमारा जॉइंट रहेगा वो फिक्स होता है, क्या उसको हिला सकते हैं, नहीं। तो ये मिल जाएगा 2 से। ठीक है, तो ऐसा क्या किया हमने, एक को मिलाया एक से, तो पहला ऑप्शन है एक में एक, इससे ही पता चल गया कि ये राइट होना चाहिए। फिर है पॉइंट जॉइंट, बुरहागर जोड़, इसको मिलाया हमने गर्दन से यानी 3 से, तो ठीक है। सी को मिलाया हमने 4 से, कोहनी से हिंज जॉइंट को, अचल जोड़ को जबड़े से। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जो राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। पहला दिया हुआ है, अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 क्रोमोसोम। ठीक है, अब दूसरा दिया, अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम गुणसूत्रों के जो 23 युगल पाए जाते हैं। ठीक है, 3 पे दे दिया, अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। 4 पे दे दिया, अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम होते हैं। तो अनिषेचित यानी जो निषेचन से पहले जो अंडाणु है जो मादा के अंदर पाया जाएगा, तो मादा के अंदर आपको पता है एक्स पाया जाता है, जो नर होता है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उनको शुक्राणु बोलते हैं। ये अंडाणु की बात हो रही है यहाँ पे, जो मादा के अंदर पाया जाता है। तो मादा के अंदर आपको पता है एक्स पाया जाता है। तो अनिषेचित यानी निषेचन से पहले, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलने से पहले की बात हो रही है, तो अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये बात इसमें क्या रहेगी, सही। 23 युगल होते हैं, अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम 23 युगल होते हैं। अगर ऐसा होता तो कितने होते, अगर फिर अगर निषेचन की क्रिया होगी तो उसके साथ 23 निषेचन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। सिर्फ एक एक्स और वाई मिलता है या एक्स और एक्स मिल जाए, तो क्या होगा, अनिषेचित अंडाणु में सिर्फ एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा 5। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई ऐसे तत्व है जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी वायु के साथ वो तुरंत क्रिया कर लेते हैं। अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं
ठीक है, जो अत्यधिक क्रियाशील है, यानी जैसे ही वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में भंडारित करके रखा जाता है। तो आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। तो एक्स और वाई क्या है, सोडियम और पोटेशियम है। एक्स और वाई क्या है, सोडियम और पोटेशियम, यानी दो धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया कर लेती है, यानी इस क्रियाशीलता ना हो इसलिए इनको केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम आएगा इसमें, ठीक है। और अत्यधिक यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो अत्यधिक उष्मा उत्पन्न करेंगे ये, ठीक है। अत्यधिक उष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में ना रख के केरोसिन में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा 6 में, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स कोई संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित यानी जो मानव द्वारा बनाया, कृत्रिम नहीं है, मानव द्वारा बनाया गया रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है। ऊन तो नेचुरल होगी जो भेड़ से हमें प्राप्त होती है, वो नेचुरल होगी पर उससे मिलता जुलता है और उसका उपयोग सोल, स्वेटर, कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है, क्या रेयन है, एक्रिलिक है, नायलॉन है या पॉलिस्टर है। तो ये आएगा हमारा जो बी ऑप्शन है, एक्रिलिक का एक रूप होता है। जो संश्लेषित रेशा एक्रिलिक है उसको किस लिए उपयोग किया जाता है, सोल, स्वेटर और कंबल बनाने, क्योंकि ये ऊन से मिलता जुलता है। और ये किसका बहुलक बताया जाता है, जो एक्रिलिक है ये हमारा बहुलक है एक्रिलोनाइट्राइल का। एक्रिलोनाइट्राइल का ये बहुलक पाया जाता है और ये ऊन से मिलता जुलता है पर ये कृत्रिम है, ठीक है। तो 7 में बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब दे दिया 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता। सामान्यतः हम देखते हैं जब आग वगैरह लगती है घरों में, जैसे क्या किया, पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पर कहाँ पर पानी का उपयोग नहीं किया जाता, कोई जैसे कोई विद्युत परिपथ में आग लग जाती है तो क्या वहां हम पानी डालेंगे, पानी अगर हम डालेंगे तो पानी क्या बन जाएगा, विद्युत का चालक बन जाएगा, तो उसमें से विद्युत प्रवाह होने लग जाएगी और जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। तो बिजली से में जब आग लगेगी तो वहां पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां किया जाता है CO2 का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी में तो कर सकते हैं हम पानी का उपयोग। और एक है पेट्रोल, यानी जो हमारे पेट्रोल तेल वगैरह में जब आग लगती है तो वहां पे भी हम क्या नहीं करते हैं, पानी का उपयोग नहीं करते हैं। पानी क्या होता है, तेल से भारी होता है, वो नीचे आ जाएगा और जो तेल है वो ऊपर हो जाएगा, यानी आग है वो और ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी। तो CO2 का उपयोग किया जाएगा कहाँ कहाँ पर, बिजली में जब यानी विद्युत परिपथ में आग लगती है और पेट्रोल वगैरह में जब आग लगती है तो वहां पे क्या किया जाता है, CO2 का उपयोग किया जाता है, ना कि पानी का। कागज में भी हम पानी का कर सकते हैं और लकड़ी में भी। तो कौन सा किया, ए और सी ऑप्शन किया है, ए और सी ऑप्शन है हमारा बी नंबर। तो बी ऑप्शन राइट होगा 8 में। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें किया जाए। संकटापन्न यानी ऐसे स्पीसीज जिनकी जो जातियां लगभग या तो समाप्त हो गई है या समाप्त होने के कगार में, वो पादप जाति भी हो सकती है और जंतु जाति भी, दोनों आ सकती है। तो ऐसे स्पीसीज की जो जानकारी है वो कहाँ लिखी जाती है, वो लिखी जाती है रेड डाटा बुक। कहाँ लिखी जाती है, रेड डाटा बुक में, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा 9 नंबर क्वेश्चन में। अब दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, धातु पी था धातु क्यू उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दिया, यानी धातु पी धातु क्यू को उसके लवणीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, परंतु आर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो पी क्यू को कर देता है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वही तो विस्थापित करेगा, तो पी की क्रियाशीलता क्या है, क्यू से क्या है, ज्यादा है। सही बात है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वही तो करता है। जैसे CuSO4 में हम क्या देखते हैं, जैसे इसकी क्रिया हम Zn के साथ करवाते हैं तो Zn Cu की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो Zn ज्यादा क्रिया मान सकते हैं Zn को। तो अगर हम यहाँ पे ZnSO4 लेते हैं, ZnSO4 लेते हैं तो जो जेडन है वो इसको क्लियर नहीं कर पाता विस्थापित, तो एल ज्यादा क्रियाशील है इसीलिए तो जेडन नहीं कर पाया। तो आर मान सकते हैं एल को हम। आर की क्रियाशीलता क्या है, पी से भी ज्यादा है,
आर की क्रियाशीलता पी से ज्यादा है, तभी तो वो नहीं कर पाए। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया आर, बीच में आ गया पी, और सबसे कम हो गया क्यू। अब क्वेश्चन क्या है, इनमें सबसे कम विक्रियाशील धातु कौन सी है, तो क्यू है हमारी सबसे कम। अब क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी है, होकर अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान दूरी पर ही रहता है। तो क्या ये बात सही है, समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है वो बीम से, यानी बीम जहां रखा गया दर्पण से, बीम जितनी दूरी पर रखा है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनता है और समान आकार का बनता है, और उल्टा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, उल्टा आभासी बनता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है, तो साइज तो नहीं बढ़ेगा जितना था, हो सकता है दूरी वो पीछे चली है तो दूरी ज्यादा हो जाए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है, क्योंकि वो भी आई, क्या आई है, दूर आई है। तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है आपको सही होना चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या आएगा आगे। तीसरा ऑप्शन क्या, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आता है, तो निकट नहीं है, वो पीछे हटी है तो प्रतिबिंब भी दूर जाता है। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है और वह दर्पण से दूर चला जाता है, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। इसमें बी ऑप्शन ही ऐसा है जो सही है कि प्रतिबिंब का साइज समान रहता है, तो साइज तो समान रहेगा पर दूरी, क्योंकि वो 2 कदम पीछे उठी है तो प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। क्योंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, समान आकार का बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पार्श्व बनेगा, जो दायां भाग है वो बायां दिखेगा, बायां भाग है वो दायां दिखेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा 11 में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, 0.35 मीटर भुजा का कोई लाल घन, 0.5 मीटर भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा हुआ है। मेज पर रखे गए हैं 3 घन और जिनकी भुजाएं आपको अलग अलग दी हुई है। पहली 0.25, फिर दूसरी है 35 और 3 पे है 0.5। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है, यानी द्रव्यमान सबका समान दिया गया है, अब देखा जाएगा इनका क्षेत्रफल, क्योंकि दाब देखना है हमें, दाब कौन सा ज्यादा लगाएगा वो आपको देखना है। तो दाब इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, बल बाय जो क्षेत्र, यानी जो सतह उससे टच हो रही है मेज से, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सबसे कम जिसका आएगा, दाब उसका सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे कम क्षेत्रफल आएगा हरे घन का, क्योंकि उसकी भुजा कम है, भुजा कम है तो उसका क्षेत्रफल कम आएगा। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल आएगा वो हरे घन का आएगा, तो वो सबसे ज्यादा क्या लगाएगा, दाब लगा, यानी ए ऑप्शन राइट होगा 12। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला दिया, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। दूसरा है, क्या कथन दिया गया, कंपन की आवृत्ति उच्च तो तारतो भी उच्च होता है। दूसरा है, सभी कंपन गतियां दोलन होती है। 4 पे दिया हुआ है, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो बांसुरी में जो ध्वनि है उसमें छेद से आपने देखे होंगे, उसमें वायु स्तंभ के कंपन द्वारा क्या होती है, ध्वनि वहां टकराएगी और फिर उसमें सुर निकलेंगे। तो ये बात तो ठीक है, सभी कंपन गतियां दोलन होती है, ये बात भी ठीक है। कंपनी, जो कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी क्या रहता है, उच्च, यानी जो तारत्व है वो कंपन पे, उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है, तो ये बात भी ठीक है। पर ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, ये बात क्या है इसमें गलत है। ठीक है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, निर्वात में ध्वनि गमन गमन नहीं करती। और गलत की हमें पहचान करनी है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से
फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिया गया कौन सा समूचे ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है। विद्युत के चालक होना यानी जिसमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कुचालक वो होता है जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, और उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। पर जो जल होता है, एक तो शुद्ध जल होता है और एक अशुद्ध यानी जिसमें अशुद्धियां मिली होती है। तो अशुद्ध जो जल होगा वो विद्युत का चालक होता है, पर जो अशुद्ध जल जिसको शुद्ध जल बोलते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, वो विद्युत का कुचालक कहलाता है। तो पहले में दिया नींबू का रस, वनस्पति तेल और टोंटी का जल। इसमें से दूसरे में दिया अशुद्ध जल, तो अशुद्ध जल तो विद्युत का कुचालक है, तो ये तो नहीं आएगा। तीसरे में नींबू का रस, सिरका, टोंटी का जल, तो ये हो सकता है, क्योंकि जो टोंटी का जल है, जो नल में जल आ रहा है, वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसमें अशुद्धियां होगी। नींबू का रस भी विद्युत का क्या है, चालक है, और सिरका भी। चार पे दिए शैम्पू, वनस्पति तेल और नींबू का रस। तो वनस्पति तेल पहले में भी दिया और चार में, तो वनस्पति तेल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ही ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, जिसमें तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो विद्युत के चालक हैं, सिरका, नींबू का रस, यानी अम्लीय क्षारीय जो माध्यम होंगे, यानी जो लवणीय विलयन होगा वो विद्युत का चालक होगा। तो जो टोंटी का जल है उसमें अशुद्धियां होंगी, पता नहीं कोई अम्ल लवण तत्व क्या होगा उसमें, नहीं पता हमें, तो ये विद्युत का चालक कहलाएगा, नींबू का रस, सिरका और टोंटी का जल। ठीक है। तो नींबू का रस सिट्रिक एसिड, सिरका ये एक अम्ल ही है, तो ये सब विद्युत के चालक होंगे। सी ऑप्शन राइट होगा 14 में। अब दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है, यानी ऐसा कौन सा समुच्चय जिसमें सारे परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जिसमें पदार्थ के जो अवस्था है वो बदलेगी, उसका रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, पर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो पदार्थ पहले था वो ही पदार्थ रहेगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक पदार्थ से दो पदार्थ, क्या यानी एक पदार्थ टूटकर दो में विभक्त हो सकता है, यानी वो अलग अलग हो जाएंगे, पदार्थ ही चेंज हो जाएगा, या दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, जैसे दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे हम कांच को तोड़ते हैं, तो क्या कांच तो कांच ही रहा, उसका गुण तो वो, पर वो टूट गया, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन देखना है, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, कागज वाला तो ठीक है भौतिक है, पर केक पकाना ये क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। तो ये नहीं आएगा। दूसरे में क्या है, पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना, तो लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये नहीं आएगा इसमें। 3 पे दे दिया कागज जलाना, दूध का दही जमाना, कांच टूटना, तो दूध का दही बनाना ये मैंने अभी बताया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी नहीं आएगा। बचा 4 नंबर ऑप्शन, कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना, तो पानी उबाला है हमने, ठीक है, वाष्प बनी है, उस वाष्प को वापस पानी भी तो बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। गेहूं पीसना अगर रहा तो वो गेहूं ही है, तो गेहूं वाला भी आ जाएगा, और कांच कांच ही रहा है, यानी उसका सिर्फ रूप बदल है, अवस्था बदली है उसकी। तो डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है, तीनों भौतिक परिवर्तन है, तो डी ऑप्शन राइट होगा 15 में। 16 में क्या दे दिया, 16 नंबर क्वेश्चन है, रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, जो 22 किलोमीटर दूर है, यानी ऑफिस और घर के बीच की दूरी हमें पता है 22 किलोमीटर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से भ्रमण करती है। कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए क्या करती है, वो बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है वो आपको निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस पता है 22 किलोमीटर, पहले क्या है 10 मिनट तक वो क्या चली है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है, तो इसकी दूरी हमें नहीं पता है कितने टाइम में उसने कितनी दूरी तय करी, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हम। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रहेगा टाइम इंटू चाल। टाइम दिए 10 मिनट, यानी 10 को क्या कर देंगे हम आवर में चेंज करेंगे, 60 आ जाएगा वाई में।
ठीक है। और क्या आ जाएगा 48, तो हमें पता ही है 50 किलोमीटर पर आवर की जो चाल उसमें दी हुई है वो आ जाएगी। अब इसमें कितनी दूरी तय की है उसने वो आपको इसमें देखना है कि वो कितनी दूरी उसने इसमें तय कर ली है। कितनी आएगी इसकी दूरी आ जाएगी टोटल 8 किलोमीटर। 10 ये 6 से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 किलोमीटर की दूरी उसने इस टाइम में तय कर ली है। टोटल कितनी है 22, यानी 8 में से 22 में से अगर 8 माइनस करेंगे हम तो जो बचेगी हमारे पास में 8 में से क्या करेंगे 22 में से क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे तो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या बच जाएगी उसकी और बच जाएगी, और बचेगी। तो वो कितने से चली है 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चली, यानी इसका टाइम हमें नहीं पता है कितने टाइम में वो चली है। तो 40 दूरी हमें पता है, तो अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का होगा दूरी बाय उसकी जो चाल है दी हुई है वो आएगी। ठीक है, दूरी बाय चाल आ जाएगी। तो इसमें कितनी आएगी, इसमें उसको टाइम लगेगा यानी 1/4 आवर लगेगा, 1/4 आवर। ठीक है, 1/4। और ऊपर उसको टाइम लिखा था 10 मिनट का, इसको भी मिनट में चेंज कर सकते हो पर जो आंसर हमारा फाइनल दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है। तो इतना टाइम तो ये लग गया 1/4 आवर उसको, और 10 मिनट उसको पहले लगे हैं। 15 मिनट के लिए वो क्या करी है रुकी भी है, तो ये भी इसमें ऐड होगा क्योंकि जो एवरेज निकाला जाएगा उसमें तो सब होगा। तो टोटल टाइम कितना आएगा उसके पास में कि जो 10 बाई हमने किया था 60 यानी 1/6 आएगा। एक 1/4 हमने निकाल लिया है, एक क्या है 15 बाई यानी 1 बाई क्या आ जाएगा एक हमारा आ जाएगा, एक वो और आ जाएगा। ठीक है, इतना टाइम उसको लगा है। और जो डिस्टेंस है वो उसने कितने किया 22 तय किया। टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो एवरेज चाल हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा 24 वो चला जाएगा हमारा 24 नहीं 12 आएगा, 12 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आया हमारा 22 और 12, नीचे कितना आ गया 3 3 6 और 8 आ गया। ठीक है, तो ये किससे कट जाएंगे 4 से काटते हैं पहले, ये 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा। तो कितनी आई है 33 आई है। कितनी आई है 33 किलोमीटर पर आवर, यानी 11 इंटू 3 33 आएगा। तो ये उसकी एवरेज चाल हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन ऐसा है जो राइट रहेगा, हमने निकाला है उसी हिसाब से। ए ऑप्शन राइट होगा 16 में। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है आपको। पहला दिया जो छाया, छाया यानी प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ये बात आपको पता है। जैसे ही हम लेंस लेते हैं दर्पण लेते हैं तो हमने बिंब कहाँ रखा है उसी हिसाब से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बात ठीक है निर्भर करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। छाया की स्थिति यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कि प्रकाश कितना आ रहा है कैसे आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है? छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करते हैं। तो रंग का जब हम बिंब और प्रतिबिंब के दर्पण के बारे में पढ़ते हैं तो रंग का कहीं नहीं है कि वस्तु काली थी काला बना, हरी थी हरा बना। तो रंग का जो प्रतिबिंब बनता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग जैसा वस्तु का होगा प्रतिबिंब का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए हमारा 18 नंबर में वही पूछा है, सही कथनों की क्या करनी है हमें पहचान करनी है कि सही कथन कौन सा है इसमें।
तो इसमें आपको छाया का साइज प्रकाश स्रोत पे निर्भर करता है, ये भी ठीक है। और यह है आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है, यानी ए और बी दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो ठीक होंगे। तो ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 18 में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करनी है। पहला है दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। दूसरा है बलू मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। बलू मृदा की तुलना में दोमट मृदा में, ठीक है। अब 3 पे है चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने दर के बराबर होती है। 4 है बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। सही देखना है आपको। तो 3 प्रकार की मृदा का जिक्र है इसमें, दोमट मृदा, चिकनी मृदा और एक है बलुआ मृदा, ठीक है। तो बलुआ मृदा के जो कण होंगे वो दूर दूर होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। तो के अंदर पानी है, मतलब इसके अंदर पानी कम रहेगा, रिस चल जाएगा, पानी पानी आएगा जिसके पास में, तो ये सोखेगी नहीं पानी को, इससे पानी रिस जाता है। तो इसकी जो पानी के रिसने की दर है वो सबसे उच्च आएगी। फिर आएगी हमारी दोमट मृदा की, फिर आएगी चिकनी मृदा की। चिकनी मृदा के जो कण है बिल्कुल पास पास में होते हैं, वो पानी को रिसने नहीं देंगे। दोमट मृदा के बलुआ मृदा से तो छोटे होते हैं और पास में होते हैं, पर चिकनी से क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। तो ये इसकी जो मीडियम रहेगी, यानी ना ज्यादा ना कम। चिकनी की पानी के रिसने की दर बहुत कम होती है, पानी उसके अंदर ही रहता है चिकनी मृदा, तभी तो उसके अंदर पानी, आपने देखा हो पानी कैसा रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको देखना है। तो बलुआ मृदा की पानी के रिसने की दर सबसे उच्चतर होती है, ठीक है। तो बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है, यानी डी ऑप्शन ऐसा है जो सही है। बाकी देखिए, चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा के रिसने की दर के बराबर है। बराबर हो जाएगी तो दोनों मृदा में डिफरेंस क्या होगा, दोनों मृदा समान हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में क्या है, पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। तो बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में बोल दिया, बलुआ में ज्यादा होता है न कि दोमट में, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब है दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में, तो चिकनी में दर तो कम होती है न कि ज्यादा होती है, तो ये ऐसे, यानी डी ऑप्शन ही ऐसा है जो सही है। 19 का डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स कोई विटामिन है जो किस में विलय है, वसा में विलय है, ठीक है, तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे इस विटामिन की प्रचुरता है, यानी वाई में ही जो विटामिन ए है वो मिलता है। एक्स और वाई को पहचान करनी है, एक्स क्या है और वाई क्या है। ऐसा विटामिन है जो आंखों को स्वस्थ रखता है और त्वचा को, तो ऐसा विटामिन कौन सा है हमारा, विटामिन ए। विटामिन ए, रेटिनो, ऐसा विटामिन है जो क्या है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी, ठीक है। और ये किसमें, वसा में क्या है, विलयशील है। विटामिन सी और बी है जो जल में विलयशील है, ठीक है। तो त्वचा और आंखों को स्वस्थ विटामिन ए रखता है, और किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा, पपीता हो गया, खुमानी हो गया, यानी पीले फलों में पाया जाएगा लगभग, ठीक है। विटामिन जो ए है वो पीले फलों में पाया है, पपीता, खुमानी, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि एक्स और वाई क्या है। एक्स क्या किया हमने, विटामिन ए किया, ठीक है, और वाई के है पीले फल, ठीक है। अब क्या है, विटामिन जो बी है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी रहता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी दृष्टिहीनता या क्षीणता भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एक एसिड के नाम पे है इसका नाम। और क्या होता है, सक्रिय मसूड़ों का जो खून वगैरह निकलता है हमारा, वो विटामिन सी, जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी। डी, जिससे हड्डियों की कमी, यानी जो हड्डियों की जो बीमारी होती है वो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी होता है, ठीक है। ये हमने देख ली। अब आपको एक्स क्या किया हमने, विटामिन ए, और वाई किया पीला फल। तो दुग्ध उत्पादन में नींबू के वन संबल में तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन नींबू में किस कौन सा, विटामिन सी है, न कि विटामिन ए आएगा। तो विटामिन ए दिया है बी और डी ऑप्शन में, तो डी में तो, बी में तो दे दिया नींबू के वन संबल के फल दे दिया, यानी खट्टे फलों में, तो ये नहीं होगा, पीले फलों में पाया जाएगा।
ये डी ऑप्शन है वो राइट होगा 20। ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी जो चार कथन हमें दिए गए उनमें से देखना है कौन सा विज्ञान के जो नेचर है उसके को सबसे अच्छा वर्णन करेगा। विज्ञान की सराहना के बारे में, दूसरा विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है, तीसरा विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है, चार है विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। यानी विज्ञान में हम ऐसे विकासशील की तरफ बढ़ते हैं कि इससे जो व्यक्ति है वो कुछ सीखेगा तो उसकी जो प्रगति है वो बढ़ेगी। तो विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। ये सबसे अच्छा वर्णन करता है विज्ञान के बारे में। इससे जो व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो समाज में उसका जो रवैया है वो अच्छा होगा। यानी समाज में जो उसकी स्थिति है वो अच्छी होगी, बेहतर हो, तो ये एक सामाजिक प्रयास है। यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा 21। 22 क्या दे दिया हमें, 22 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है, वो आपको बताना है। पहला, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा, यह शिक्षार्थी को विज्ञान के अचूक रूप में देखने में मदद करता है। तीसरा, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। चार है, विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो विज्ञान क्या क्या करने में आपकी मदद करता है वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी सामाजिक कारक जो अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि विज्ञान विकासशील है। यानी विज्ञान में व्यक्ति अगर अच्छा करेगा तो उसकी आर्थिक सामाजिक सारी स्थितियां सुधरेगी, समाज सुधरी तो सामाजिक कारक बन गया ये एक। तो ये क्या है, समझने में मदद करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। या शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक रूप से, तो ये नहीं आएगा। तीसरा, क्या विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करती। यानी आपको पता है विज्ञान में एक तो पहले था और एक अब है कि इतने ज्यादा आपको पता है प्रयोग होते हैं, उनके से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और विज्ञान पहले की अपेक्षा कहाँ पहुंच गया। तो ये सब विद्यार्थी को क्या करे, सीखने में मदद करते। यानी ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट रहेगा 22। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्र अभ्यास है। पहला है सामूहिक चर्चा करना, दूसरा है सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, तीसरा है सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, और कौन सा स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, यानी 5 to 8 वाला। 5 to 8 वाला उच्च प्राथमिक स्तर है। इसमें हम बच्चे को चर्चा करने का विषय तो देते हैं कि बच्चा ग्रुप में बैठेगा, कोई बात है वो डिस्कस करेगा, अपने विचार रखेगा, दूसरे का सुनेगा, फिर वो वाद विवाद होगा और लास्ट में निष्कर्ष पर सामूहिक चर्चा तो होगी। सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, यानी बच्चे के जो हम मूल्यांकन करते हैं, जांच करते हैं, उसका एक सरल तरीका हमें अपनाना है, ऐसा नहीं है कठोर नियम लगाए गए। ये भी सही है। यानी ए भी ठीक लग रहा है और बी भी ठीक है। जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। सिद्धांतिक नियमों का सत्यापन ये हमारा जो माध्यमिक लेवल है उसमें आएगा, इसमें नहीं आके, तो फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड यानी ए और बी दोनों ठीक है। ए और बी है हमारे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा 23। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत है, गलत की पहचान करें। वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आए। प्रौद्योगिकी आई तभी तो विज्ञान में नए नियम, नए खोज वो सब आए। क्या प्रौद्योगिकी का क्षेत्र सीमित हो सकता है, विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, पर आई तो पहले ही है, सोचना समझना तो हमने पहले ही स्टार्ट किया है कि अब हम इस क्षेत्र में जाएं, यहाँ करेंगे। ठीक है। तीसरा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, तो वैज्ञानिक विधि ही नहीं है एकमात्र मार्गदर्शिका, और तरीकों से भी हम मार्गदर्शन कर सके। तो यही जो है सी ऑप्शन वो ही इसमें क्या है,
गलत है, बाकी सब ठीक है। विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है, यानी अपने आप पे ही तो डिपेंड है कि हम जितना ज्यादा अपने आप को निखारेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, अनुभव करेंगे, तभी तो विज्ञान में हम अच्छे कर पाएंगे। यानी सी ऑप्शन ही ऐसा है जो गलत है, गलत की हमें देखना था, तो सी राइट होगा 24 में। 25 क्या दिया है? आंसू को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा सौंपा गया था। आंसू का आंकलन करने की विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित है। अवांछनीय संकेतक की पहचान करनी है आपको कि कौन सा इसमें अवांछनीय, यानी जो सही नहीं है, एक प्रकार से वो ही लगा लीजिए। पहला कथन क्या दिया है? उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पोंछता, यानी थर्मामीटर को साफ करना, उसको देखना कि वो सही है या नहीं, ये तो सही बात है। पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है। तीसरा है 37 डिग्री सेल्सियस, यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान क्या है, ठीक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या बात सही लग रही है कि सभी व्यक्तियों का जो, ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर सभी का जरूरी नहीं है कि सभी का जो हम मापेंगे तो सभी का इतना मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो निष्कर्ष उसने निकाला है वो क्या है, सही नहीं है, अवांछनीय लग रहा है हमें। 4 पे क्या है, खुद को में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा रखता है, तो जानने की कोशिश तो करेगा कि अगर हम ये ही कि तापमान मापना चाह रहे हैं तो एनिमल का कैसे मापेंगे, कैसे जानेंगे, तो वो इस चीज की क्या उसकी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा कि ये जो तरीका है वो जो निष्कर्ष उसने निकाला है वो गलत है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। पहला है, शिक्षार्थियों की स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान में मेल खाते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी धारणाएं और विश्वास अलग अलग होते हैं। 3 है, शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। 4, एक शिक्षार्थी के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें क्या होना चाहिए कि 3 तो ऐसे हैं जिससे शिक्षक कहेगा कि हाँ ये सब बच्चे में होंगे, पर एक ऐसा है जो नहीं मानेगा शिक्षक, जो इस 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षार्थी के स्वतः जात विचार, कि विद्यार्थी के अंदर पहले से ही ऐसे विचार हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, नहीं, वो समाज के संपर्क में आएगा, वहां लोगों को सुनेगा, बात करेगा, या कक्षा में अगर ऐसा कुछ है, अगर वो ऐसा उसको वातावरण मिलेगा तभी तो वो जानेगा। क्या बच्चे पहले से ही जानते हैं कि वो इसका है वो उसका नहीं, तो इस बात से बच्चे वो जो शिक्षक है वो मेल नहीं खाएगा कि ये विचार बच्चे के अंदर नहीं होंगे, बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा 26। 27 क्या दिया, अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए, लैंगिक समावेश यानी कक्षा में ऐसा माहौल नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है, सबको समान अवसर दिया जा रहा है। समावेशी वही होगी जबको उस कक्षा में सबको समान अवसर मिले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, ऐसी लैंगिक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। पहला है, रूढ़ियों को चुनौती देना। दूसरा है, उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती है। तीसरा है, लैंगिक असमानताओं की पहचान के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना। 4 है, लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये क्या, ये तो लैंगिक रूढ़िवादिता को ही बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता को ही बढ़ाएगा, तो यही ऑप्शन गलत है, हमें तो समावेशी बनानी है, यानी कक्षा में ऐसा माहौल बनाना है जहां लगे ही नहीं कि ये काम लड़के ने किया और ये लड़के, दोनों कर सकते हैं, दोनों के अंदर क्षमताएं हैं उस काम को करने की, यही ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन 27। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया और निम्नलिखित प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अपसारी है। क्या है? अपसारी है, यानी बच्चा उस चीज को देख के, ठीक है, एक बच्चा एक जैसा जवाब, दूसरा भी क्या दे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनसे हट के जवाब देंगे, यानी उस चिंतन को बढ़ाना, सृजनात्मकता से संबंधित होगा, कुछ नया कर। ठीक है, क्या
आप क्या सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ? दूसरा है, क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी? तीसरा है, क्या खमीर पानी में घुल जाएगा? 4 है, कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो कि सेकी जाती है। ठीक है? उन वस्तुओं के नाम बताना जो कि सेकी जा सकती है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो अपसारी चिंतन को बढ़ाएगा। ठीक है? वो पर्सन आपको बताना है कि कौन से हो सकते हैं। 28 में कौन सा आएगा आंसर हमारा? आप क्या सोचते हैं कि हम उन वस्तुओं से क्या करना है? यानी हर बच्चे के दिमाग में चलेगी ये बात कि अब जो शिक्षक हैं वो ये लेके आए हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करके दिए, यानी उनकी जो रुचि है, जिज्ञासा है, वो बढ़ जाएगी। ये बात सही है। तीसरा है, क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी? यानी इसमें ठीक है, चीनी घुल जाएगी, क्या आसानी से घुल जाएगी? वो आपको देखना पड़ेगा। ये भी चिंतन को बढ़ा, यानी एक और दो दोनों ही ऐसे हैं जो अपसारी चिंतन के बारे में बता रहे हैं, यानी ए ऑप्शन राइट होगा 28 में। ठीक है? 29 क्या है? शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र वर्णन कराने का लाभ यह है कि, ठीक है, यानी शैक्षिक सॉफ्टवेयर यानी एक कंप्यूटर पर दिखाने की बजाय बच्चे को उस चीज से प्रत्यक्ष अनुभव कराना क्यों लाभदायक है, वो आपको बताना है। इनमें सभी इंद्रियां शामिल हैं। दूसरा ये है, बड़े समूह को शामिल करता है। तीसरा यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है। चार है, यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। कौन सा है कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र वर्णन कराने का लाभ यह है कि, ठीक है, तो 29 में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही होना चाहिए? यह बड़े समूह को शामिल करता है और यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है। यानी शैक्षिक सॉफ्टवेयर हर किसी के पास में उपलब्ध होना कोई जरूरी नहीं हो, पर वो भ्रमण के लिए हर किसी को ले जा सकता है। यानी हर विद्यालय हर ये क्षेत्र भ्रमण तो करवा ही सकता है विद्यार्थी को। तो ये बी और सी दोनों ही ऐसे हैं जो ठीक है कि ये बड़े समूह यानी पूरे क्लास को, स्कूल को, पूरे को लेकर जा सकते हैं एक साथ। यानी एक साथ में ही बच्चों को हम ज्यादा अनुभव करा सकते हैं, तो बच्चा उस चीज खुद से महसूस करेगा, खुद से अनुभव करेगा, वर्गीकरण करेगा। हर प्रकार का कौशल इसमें जो बच्चे हैं उनका बढ़ेगा। समूह में जाएगा तो एक दूसरे के सहयोग की भावना वो भी बढ़ेगी, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो वो भी इसमें बढ़ेगी। यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें ठीक रहेंगे। ठीक है, और क्या आएगा, एक इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें इनमें सभी इंद्रियां शामिल है। यानी बच्चा छुएगा, हाथ का भी उपयोग कर रहा है, देखेगा, देखने का भी हो गया, जाएगा, यानी उसकी जो इंद्रियां इसमें ज्यादा प्रयोग है। अगर वो शैक्षिक सॉफ्टवेयर करता तो उसका हाथ चलता और आई चलती, और कोई इंद्रियां प्रयोग नहीं। तो क्या है, इसमें सभी इंद्रियों का, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, या बी और सी आने चाहिए। कौन सा लग रहा है जो आपको इसमें सही रहेगा? जो हमारा दिया हुआ है इसमें, जो ये जल्दी और आसानी से आयोजित करने वाला है, ये नहीं आएगा। ए और बी दोनों इसमें रहेंगे। ठीक है, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें दिया है, ए और बी दोनों है, तो ये इसमें होगा। ठीक है, ए ऑप्शन 29 में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा? पहला है, वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। दूसरा, बच्चे की रुचि को उत्प्रेरित करें। तीसरा, अवधारणा और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। यानी किस क्रम में चलेंगे आप जांच उपागम करने के लिए, कि पहले क्या करेंगे और दूसरे नंबर पे और तीसरे पे क्या करेंगे, जो दिए गए हैं उनमें से। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा हमारा? जो 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आएगा कि पहले बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करेंगे या बच्चे की रुचि बढ़ाएंगे, उसकी जिज्ञासा है कि वो जानना चाह रहा है नहीं, पहले उसको बढ़ाएंगे। यानी पहले बी ऑप्शन आएगा, तो बी दिया हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी में। फिर वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले पर्याप्त समय देंगे, यानी बच्चों को सोचने समझने का पहले टाइम दिया जाएगा। फिर अवधारणा और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर देंगे, यानी पहले बी फर्स्ट नंबर पे, इस पे एक आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ए पे जाएंगे, इस पे दो आ जाएगा और ये तीन आ जाएगा। ऐसा दिया है डी ऑप्शन में, 30 का डी ऑप्शन राइट होगा। और ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।